सभी को नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। व्याख्यान का विषय जैसा आप सभी को विदित है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यह क्रियाविधि सभी पाठ्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। मैं डॉक्टर कुमुद इंटोरिया, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, मीरा कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया। यह एक अभिक्रिया बेंजीन की सबसे महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट अभिक्रिया है। बेंजीन वैसे एक नाभिक स्नेही है और लेकिन इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से इनकी उपलब्धता कम होने पर बेंजीन का नाभिक स्नेही गुण कम हो जाता है। इसके बावजूद भी इसमें उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन के होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से इसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसमें बेंजीन में जो पाई कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो बेंजीन की समतलीय संरचना के ऊपर और नीचे की तरफ लूजली प्रेजेंट रहते हैं और इसके कारण इन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है, इलेक्ट्रोस्नेही आसानी से इसके ऊपर आक्रमण कर पाता है। क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह हक्कल नियम को फॉलो करता है, इसलिए बहुत ही स्थायी होता है। तो हम देखते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया में क्या होता है। क्योंकि ये बेंजीन की विशिष्ट अभिक्रिया है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, यह बेंजीन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से प्रतिस्थापी होकर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है बेंजीन से और हाइड्रोजन के स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आ जाता है। इसे ही हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में हालांकि अधिकतर जिसमें द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध उपस्थित होने के कारण अधिकांश जो अभिकर्मक होते हैं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, लेकिन बेंजीन में 3 पाई बंध उपस्थित होने के बावजूद ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया देने से इसकी एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है और जो इसका स्थायित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देकर प्रतिस्थापी अभिक्रिया ही देना उचित समझता है और बेंजीन प्रतिस्थापी अभिक्रिया ही देता है, जिसमें कि प्रतिस्थापन के बाद जो एरोमेटिक या उत्पाद बनता है वो भी एरोमेटिक गुण वाला ही होता है। इसलिए स्थायित्वता के कारण बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया देता है। हम देखते हैं कि बेंजीन मुख्य तरह 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया देता है, जिसमें कि हैलोजनीकरण है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड से होता है। इसी तरह नाइट्रीकरण है, जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन नाइट्रोनियम आयन से होता है और नाइट्रो समूह लग जाता है बेंजीन पर। सल्फोनीकरण होता है, जिसमें कि SO3H लग जाता है हाइड्रोजन के स्थान पर। इसी तरह एल्कलीकरण या उसे हम कह सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्काइल समूह से होता है। इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटलीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन COR समूह से होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया 19वीं सदी में इन दोनों अभिक्रियाओं को चार्ल्स फ्रीडल और जेम्स क्राफ्ट ने इन्हें आविष्कार किया था। इनके नाम से इन अभिक्रियाओं को जाना जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें कि एल्कलीकरण, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन
R समूह से होता है। इस अभिक्रिया में का क्रियाविधि कुछ इस प्रकार है। इसमें कोई भी एल्किल हैलाइड जब किसी हैलोजन वाहक या ल्यूइस अम्ल से अभिक्रिया करता है और तो इसमें सबसे पहले पद में कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बनता है। ये आप R प्लस देख रहे जो हैं, ये कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन किसी बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, क्योंकि बेंजीन में पी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उन इलेक्ट्रॉन पर बंध बनाकर ये एक सिग्मा संकुल बनाता है। ये सिग्मा संकुल बनने से पहले ये पाई संकुल बनाता है। पाई संकुल के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अब्र में ये बिना बंध बनाए पाई संकुल बनाता है और उसके बाद ये सिग्मा संकुल में परिवर्तित होता है। जब ये सिग्मा संकुल हम देखते हैं कि सिग्मा संकुल भी इस प्रकार की 3 अनुनादी संरचनाओं बनाकर स्थायी हो जाता है। तो सिग्मा संकुल अनुनादी संरचनाएं बनाने के कारण स्थायी होता है और फिर ये पुनः इस सिग्मा संकुल पर जो हैलोजन वाहक ने हैलोजन को कैरी किया था, वाहक के रूप में कार्य किया था, ये हैलोजन वाहक वापस सिग्मा संकुल से हाइड्रोजन का निष्कासन करके पुनः कैटलिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, ल्यूइस अम्ल और बेंजीन तीनों की सांद्रता पर यह अभिक्रिया निर्भर करती है। जब यह अभिक्रिया तीनों की सांद्रता पर निर्भर करती है तो पहला पद जो होता है इसमें, जिसमें कि कार्बोकैटायन किसी बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, यह जो पहला पद है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेज कहलाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित करने वाला पद कहलाता है। इस वजह से यह अभिक्रिया पहला पद जो होता है इसका बहुत ही गति निर्धारक पद होने के कारण बहुत धीमी गति से होता है। और जो दूसरा पद है जिसमें कि हैलोजन वाहक इस इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर जब आक्रमण करता है, हाइड्रोजन को निकालता है, तो यह बहुत ही तेज गति से होता है। इसकी गति, इस अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। लेकिन इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा संकुल जो बन रहा है, इसमें बेंजीन की एरोमेटिक गुण को ये खो देता है, इसलिए यह अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। लेकिन तीसरे पद में जो दूसरा पद है इसका, इसमें हैलोजन वाहक हाइड्रोजन का विस्थानीकरण करने के कारण यह अभिक्रिया में वापस बेंजीन का एरोमेटिक गुण प्राप्त हो जाता है। ये इसलिए यह अभिक्रिया बहुत ही तेज होती है। तो हम देखते हैं कि बेंजीन पुनः इन अभिक्रियाओं में अपनी एरोमेटिक गुण को प्राप्त करता है, इसलिए ये प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं को अधिक देता है या देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण कर उसी कार्बन से जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हालांकि सभी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हैं। जब इस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है तो इसके उस कार्बन पर ऑर्थो या पैरा दोनों ही परिस्थितियों पर धन आयन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया है, बंध बनाने में काम आ गया है, इसलिए बेंजीन रिंग पर धन आयन आ जाता है और इस धन आयन का विस्थानीकरण पूरी बेंजीन रिंग में होता है। इस वजह से ये बेंजीन रिंग स्थायी होती है अनुनाद संरचनाएं दिखाने के कारण। क्योंकि ये बेंजीन रिंग में एरोमेटिक गुण नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो ही एक कार्बन ऐसा है जो कि sp3 संकरण दिखाता है। बाकी सारे कार्बन sp2 संकरण वाले हैं। और दूसरे पद में ये जो क्षार होता है वो हाइड्रोजन को लेकर
वापिस इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर दे देता है। हम बस यही देख रहे थे इसमें कि जो मध्यवर्ती है इसके ऊपर धन आयन ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री वाला लेते हैं और ल्यूइस अम्ल का आक्रमण करते हैं तो हमें कार्बोकैटायन भी प्राथमिक वाला ही मिलता है। यदि हम द्वितीयक तृतीयक हैलाइड लेते हैं तो कार्बोकैटायन हमें तृतीयक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमने द्वितीय कार्बन का हमने एल्काइल हैलाइड लिया है तो ये द्वितीय कार्बन में नहीं होकर तृतीय कार्बन में 1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट कर तृतीयक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्वितीय कार्बन आयन कम स्थायी होता है तृतीय कार्बन आयन के कारण। तो द्वितीय कार्बन हमेशा तृतीयक में स्थायी अनुनादी संरचना दिखाने के कारण वह तृतीयक में परिवर्तित हो जाता है और यही बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तृतीय कार्बोकैटायन पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम द्वितीय कार्बन वाला एल्किल समूह यदि बेंजीन पर फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा लगाना चाहें तो हम इस अभिक्रिया से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय कार्बन पुनर्विन्यासित होकर तृतीय कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटलीकरण में हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, ल्यूइस अम्ल और बेंजीन तीनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर बेंजीन, एसिटिल क्लोराइड और ल्यूइस अम्ल AlCl3 तीनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब हुआ? तीनों की सांद्रता मतलब कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई? वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है। हम देखते हैं कि एसीटोन कीटोन हमें इसमें प्राप्त होता है। इसका भी क्रियाविधि कुछ इसी प्रकार है। पहले हम अनुनादी संरचनाओं वाला AlCl और CH3COCl से हैलोजन वाहक को AlCl3 से अभिक्रिया कराते हैं और हमें ये केटायन एसिलियम केटायन एसाइलियम केटायन प्राप्त होता है। ये एसाइलियम केटायन बेंजीन के पाई कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके अनुनादी संरचना वाला मध्यवर्ती बनाता है। ये मध्यवर्ती 3 अनुनादी संरचनाएं बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और ये पुनः ल्यूइस बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हमें एरोमेटिक गुण वाला एसिटाइल कीटोन हमें बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंजीन की पुनः एरोमेटिकता प्राप्त हो जाती है। हम अब देखते हैं कि किस तरह एनर्जी ऊर्जा आरेख चित्र क्या होता है। इस अभिक्रिया को हम ऊर्जा आरेख चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। बेंजीन से प्रतिस्थापी बेंजीन में परिवर्तित होने के लिए जितनी भी ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उस ऊर्जा का परिवर्तन दिखाने के लिए जो हम चित्र बनाते हैं उसे हम ऊर्जा आरेख चित्र कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया में या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन में
एक मध्यवर्ती बनता है, क्योंकि यह 2 पद अभिक्रिया है। 2 पद अभिक्रिया होने के कारण इसमें 2 संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और एक गड्ढे के समान रूपी एक हमें जो आरेख में मध्यवर्ती है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि बेंजीन से, ये देखिए बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफाइल से अभिक्रिया है जिसकी ऊर्जा बहुत ही कम है, जब इस ऊर्जा को हम मध्यवर्ती में, इस इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन की अभिक्रिया को हम मध्यवर्ती में परिवर्तित करते हैं, तो मध्यवर्ती में परिवर्तित करने के लिए हमें एक संक्रमण अवस्था, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेज फर्स्ट दिखाई दे रही है, इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा में जो डिफरेंस है ये बहुत अधिक होता है बनिस्पत की इस संक्रमण अवस्था से उत्पाद को प्राप्त करने में। ये देखिए इसमें बहुत कम ऊंचाई है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। क्यों ये एनर्जी में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बेंजीन यहाँ पे एरोमेटिक गुण वाली है, जब जैसे ही ये मध्यवर्ती बनाता है तो मध्यवर्ती क्या है? बिना एरोमेटिक गुण वाला है। तो बिना एरोमेटिक गुण मतलब ये अपना स्थायित्व को खो रही है। स्थायित्व को खो रही है तो इसको ज्यादा ऊर्जा को पार करना पड़ेगा। जब ज्यादा ऊर्जा को पार करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल से मध्यवर्ती बनने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बेंजीन का एरोमेटिक गुण लॉस्ट हो रहा है। एरोमेटिक गुण कम होने के कारण, खत्म होने के कारण इसका स्थायित्व कम हो रहा है। लेकिन जब ये अभिक्रिया बहुत, इसमें ऊर्जा कम क्यों लग रही है? क्योंकि ये अभिक्रिया धीमी भी हो रही है। धीमी हो रही है ना, क्योंकि ये वेग को निर्धारित करने वाला पद है, पहला पद। तो लेकिन दूसरे पद में बेंजीन का वापस क्या मिल रहा है इसको? मध्यवर्ती से प्रतिस्थापी बेंजीन बनने में क्या हो रहा है? इसको स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। एरोमेटिक गुण वापस ये गेन कर रही है। तो अनएरोमेटिक से एरोमेटिक जाने में उसको स्थायित्व मिल रहा है, और जब स्थायित्व मिल रहा है तो वो फटाफट इसमें परिवर्तित हो जाएगी और हमें ऊर्जा जो ई एक्टिवेशन 2 है, दिखाई दे रही है आपको? ई एक्टिवेशन 2 जो है स्टेप 2, ट्रांजिशन स्टेट जो 2 दिखाई दे रही है आपको चित्र में, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेंजीन बनने के बाद, प्रतिस्थापी बेंजीन बनने में इसको स्थायित्व का ग्रहण कर रही है। इसलिए हम समझते हैं कि एनर्जी आरेख चित्र जो है आपका, इसमें बेंजीन से प्रतिस्थापी बेंजीन बनने में हमें क्या ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। समझ आया आपको? अब हम आते हैं हैलोजनीकरण पर। हैलोजनीकरण को हम इंग्लिश में हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। हैलोजनीकरण में हम सामान्यतः इसमें क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण सामान्य परिस्थितियों में कर सकते हैं। यदि हमको क्लोरीनीकरण करना है तो हमको Cl2 के साथ और FeCl3 के साथ, इसमें हैलोजन वाहक का कार्य कौन करेगा? FeCl3 करेगा। और ये FeCl3, तो इसमें भी अभिक्रिया की गति किस पर निर्धारित होगी? बेंजीन रिंग पर, क्लोरीन पर और FeCl3 लुईस एसिड पर निर्धारित करेगी। तो इन तीनों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, उससे हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। यदि हमको ब्रोमीनीकरण करना है तो ब्रोमीन और FeBr3 लेंगे, जिससे कि हमें ब्रोमिनेशन हो जाएगा। लेकिन इस विधि से हम आयोडीन और F2 फ्लोरीन से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, इस विधि से हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि I2 जो है, आयोडीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील कम है, बहुत कम रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है, और F2 फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण कि हम इन दोनों को ही उपयोग
इस विधि में नहीं ले सकते। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं तो वही मैकेनिज्म है AlCl3 Cl2 के साथ ये इसको AlCl3 ClCl बंध को पोलराइज करती है। पोलराइज मतलब आकर्षित करती है Cl को अपनी तरफ और ताकि ये बंध को तोड़ सके। तो AlCl3 हैलोजन वाहक का काम भी करता है और Cl को बंध को तोड़ने का काम भी करता है। जब इसमें जो केटायन बना है, जो कार्बोकेटायन बना है, इसमें कौन सा क्लोरोनियम आयन कार्बोकेटायन बनता है और यदि ये संकुल के रूप में भी रहता है तो जो Cl जिसके ऊपर धन आवेश है वो वाला Cl बेंजीन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके ये कौन सा संकुल बनाया? इस संकुल को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा संकुल। पहले सिग्मा संकुल पाई संकुल में परिवर्तित होता है, पाई संकुल फिर सिग्मा में। इसको हम सिग्मा संकुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर Cl के साथ सिग्मा बंध बना रहे हैं और इस सिग्मा पूरे मध्यवर्ती में ये वाला कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े हुए हैं वो वाला कार्बन कौन सा संकरित कार्बन है? sp3 संकरण वाला कार्बन है। बाकी इस रिंग में एलिसाइक्लिक जो रिंग है इसमें कौन सा संकरण है? सारे का पांचों कार्बन का sp2 संकरण है। तो क्योंकि एक कार्बन इसमें sp3 है, इससे हमको क्या समझ आती है कि इसका एरोमेटिक गुण समाप्त हो गया है। अब ये एरोमेटिक गुण वापस ल्यूइस बेस से आक्रमण कर हाइड्रोजन निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन बनने के साथ साथ ही बेंजीन पुनः अपना एरोमेटिक गुण प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट हम यही देखते हैं कि कैसे पहले जनरेशन हुआ ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन का, फिर ये कैसे इस बेंजीन के ऊपर आक्रमण किया। ये 3 अनुनादी संरचनाएं बनी ब्रोमीनीकरण के लिए जो कि अनुनादी स्थायित्वता प्राप्त किए होती है। 3 जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है उतना ही अणु स्थापित मॉलिक्यूल जो होगा हमारा स्थायी होगा। क्योंकि इसमें देखो जो कार्बन है इसके ऑर्थो पर धन आवेश लग रहा है ऑर्थो पे धन आवेश। जिस कार्बन और हाइड्रोजन पर धन आवेश ऑर्थो और पैरा पर लग रहा है, इस कार्बन पे sp3 जो संकरित कार्बन है उस पे ऑर्थो और पैरा पर ही हमेशा धन आवेश आता है और ये धन आवेश हमें लास्ट में ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है और वापस हमें कैटलिस्ट का हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें मध्यवर्ती से ब्रोमीन को हटाने का काम कौन कर रहा है? ब्रोमोनियम आयन को हटाने का काम कौन कर रहा है? कैटलिस्ट FeBr4 कर रहा है ना, FeBr4 माइनस कर रहा है। तो ये FeBr4 क्या है? FeBr3 क्या है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। यही उत्प्रेरक वापिस हाइड्रोजन को हटा के हमको ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन देता है और उत्प्रेरक अभिक्रिया में एज सच पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम आते हैं नाइट्रीकरण पे और सल्फोनीकरण पे। नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण में नाइट्रीकरण में हम जो भी क्या लेते हैं? सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों की अभिक्रिया से हमें इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन से ही अभिकर्मक कौन सा प्राप्त होता है? नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन जो प्राप्त होता है यही हमें नाइट्रीकरण के लिए बेंजीन पर आक्रमण करता है। और सल्फोनीकरण में हम किसकी उपस्थिति में सल्फोनीकरण करते हैं? बेंजीन को हम फ्यूमिल सल्फ्यूरिक एसिड या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें SO3 बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसे ही हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। किसे कहते हैं सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल? जब सल्फ्यूरिक अम्ल में SO3 उपस्थित होती है तो उसको हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और सल्फोनीकरण सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेंजीन को गर्म करने पर हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है।
अब हम देखते हैं नाइट्रीकरण का क्रियाविधि या नाइट्रीकरण का मैकेनिज्म। नाइट्रीकरण के मैकेनिज्म में देखो आप HONO2 प्लस H2SO4, जिसमें कि हमें H2ONO2 एक संकुल बनता है जो बाद में टूट के हमें क्या बनाता है, NO2 नाइट्रोनियम आयन बनाता है, और H2SO4 H2O से अभिक्रिया करके H3O और HSO4 बनाता है। क्योंकि ये हम पूरी विधि में देखें तो हमें 2 अणु H2SO4 के चाहिए और 1 अणु सांद्र नाइट्रिक अम्ल का चाहिए, तो उससे हमें H3O, HSO4 और नाइट्रोनियम आयन, जिससे कि हमारा नाइट्रीकरण होना है, प्राप्त होता है। तो नाइट्रीकरण की इस विधि में आप देखो, ये जो हमें उधर नाइट्रोनियम आयन प्राप्त हुआ था, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके ये देखिए मध्यवर्ती नाइट्रोनियम आयन मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। ये मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन अन्य अभिक्रियाओं की तरह 3 अनुनादी संरचना बनाता है। नजर आ रहा है आपको? 3 अनुनादी संरचना बनाता है और लास्ट में हमें H3O प्लस जो HSO4 माइनस इस हाइड्रोजन को निष्कासित करने के लिए काम आता है और हमें H2SO4 एस सच वापस अभिक्रिया में प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं सल्फोनीकरण। अभी तक जितनी भी अभिक्रियाएं थी, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो हमने अभी तक अभिक्रियाएं देखी वो पहला पद गति निर्धारक पद था और दूसरा पद तेज गति से होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि इस चीज को पता करने के लिए हमने कई सारे ये रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है कि पहला पद गति निर्धारक